Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 5 of chapter 5 Force and Laws of Motion. और ये लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया बट आपका अब रूटीन में लेक्चर चलते रहेंगे। एक्चुअली में कुछ प्लस 2 का रिजल्ट और कुछ 10th का रिजल्ट, अकेडमी का रिजल्ट कंपाइल करते करते ये पूरे 4-5 दिन का गैप आ गया लेक्चर में। बट एनीवेज आई होप कि आपने पिछले 4 लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए होंगे बच्चों, और आपने अब तक न्यूटन थर्ड लॉ तक, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम, पुली और ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन और टेंशन निकाली थी, ये सब आप कर चुके हो। आज थोड़ा सा हम प्रो लेवल पे चलेंगे, थोड़े से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे रैंडम क्वेश्चंस में। अलग अलग तरह के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट, जो आपको बुक में देखने को मिलेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो कहीं ना कहीं नीट लेवल को टच करेगा और सीबीएसई लेवल पर भी रहेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये स्पेशल क्वेश्चन है मैकेनिक्स के, जितने भी मैं करवाऊंगा आपको। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड टेंशन इन अ रोप एट एनी पॉइंट if rope has mass capital M and length capital L। अब ये क्वेश्चन सुनकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा पर कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। सी, जस्ट इमेजिन वन रोप, ठीक है। ये एक रोप ली हमने और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है L। मान लो जब मैं इस रोप को सामने की तरफ अप्लाइड फोर्स दूंगा, यहां पर F फोर्स, मैंने आपको क्या बोला है कि इस बार रोप का मास है M, वरना अब तक हम जो पुली ब्लॉक सिस्टम में कर रहे थे अब सिर्फ ब्लॉक का मास कंसीडर कर रहे थे M, और रोप हमारी मासलेस थी। आइडियल पुली सिस्टम हमने माना हुआ था कि रोप का कोई मास नहीं है, सारा मास तो ब्लॉक का है। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये रोप है जिसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो, लेट मास ऑफ होल रोप, पूरी रोप का जो मास है वो लेते हैं हम कैपिटल M, यानी कि A से लेकर B पार्ट तक का, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है, देखो, जब मैं इसको खींचूंगा सामने की तरफ, मान लो कि ये वाला जो कोई हिस्सा है, ये वाला, मान लो ये पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट पर बताने की टेंशन क्या लग रही होगी, क्योंकि इंटरनली क्या एक टेंशन डेवलप हो जाएगी यहाँ पर, राइट। इस पॉइंट को यहाँ कर दूंगा तब भी मैं आप एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। तो मैं किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, मान लो यहाँ पर जब मैं रोप को खींच रहा हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि खिंचाव पैदा होगा, एक टेंशन पैदा होगी। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई सामने की तरफ T, ये टेंशन पैदा हो गई, राइट, इस पॉइंट पर, ये लो ये, ठीक है, इस तरह से। और क्योंकि रोप सामने की तरफ जा रही है तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मतलब फोर्स सामने की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, A। अगर मैं ये वाले पॉइंट की बजाय ये वाला पॉइंट कंसीडर करता तो सामने की तरफ कुछ टेंशन T डैश लग रही होती और पीछे की तरफ कुछ टेंशन T डैश, ऐसे, राइट, समझ पा रहे हो। तो यहां पर जो टेंशन लग रही है वो इस टेंशन से अलग है। अगर मैं ये पॉइंट यहां पर लेता तो ये टेंशन कुछ T डबल डैश होती है और ये पीछे की तरफ T डबल डैश। तो इससे अपने को ये पता लग रहा है कि अगर रोप में मास है और उस पर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो उसके हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ टेंशन लग रही होगी और वही मुझे टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया, सामने की तरफ क्या दिखाया मैंने, T, और ये हो गया T, यानी कि ये वाला जो T है वो क्या है, जो PB AP पार्ट के ऊपर लगा रहा है, और ये वाला जो T है ये क्या है, जो AP PB के ऊपर लगा रहा है, राइट। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैंने पॉइंट सेम पिक कर रखा है इसलिए टेंशन सेम है। अगर पॉइंट ये वाला पिक करता तो यहाँ पर टेंशन कुछ और होती। क्लियर है? अब सुनो, मान लेते हैं कि इस B पॉइंट से जो दूरी है ये क्या है, L, राइट। तो यानी कि अपने पास जो AP जो रोप है उसकी लेंथ कितनी हुई, L माइनस स्मॉल l, और जो PB लेंथ हुई, PB लेंथ की लेंथ क्या हुई, स्मॉल l, क्योंकि इनको ऐड करूंगा तभी दोबारा से कैपिटल L मुझे मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, देखो, आप सबसे पहले तो ये काम करो, एक्सेलरेशन ऑफ रोप निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, F अप्लाइड अपॉन में टोटल मास। तो ये आपने पूरी रोप की एक्सेलरेशन निकाल दी कि पूरी रोप किस एक्सेलरेशन से सामने जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं यहां पर। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ L लेंथ हैज टोटल मास M,
तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l। और मुझे अगर इतने पार्ट का, मुझे एपी का पार्ट, एपी लेंथ का अगर मुझे मास निकालना हो तो एपी लेंथ का जो मास होगा वो क्या होगा, m/l इंटू में एपी। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसका मास निकाला m1 और इसका मास निकाला m2। इसका मास m1, अच्छा, और ये m1 प्लस m2 मिलकर टोटल रोप का मास m1 आएंगे। ठीक है, तो ये जो m1 पार्ट है, ये m1 पार्ट का मास कैसे निकाला, टोटल लेंथ l थी तो मास था कैपिटल M, यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा m/l। तो इतने पार्ट का क्या होगा, इतने पार्ट का यानी कि AP का कितना होगा, m/l इंटू में AP। सिमिलरली अगर मुझे PB पार्ट का निकालना होता तो PB पार्ट का मास कितना होता है, ये m लिख देता हूं यहां पर, है ना, मास ऑफ AP। तो कितना होगा ये m/l इंटू में PB। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट बात, ये AP जो है मास ऑफ AP लेंथ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ m/l और AP की वैल्यू कितनी है, l-l। क्लियर। तो मुझे पहले इसी पे लगने वाली टेंशन निकालनी, ठीक है। तो इस पर देखो मुझे मास पता लग गया, मुझे टेंशन निकालने की, टेंशन क्या होगी, राइट। तो देखो आपके सामने ये आई होप की फ्रेम में ही होगा सारा कुछ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इंटरनली सिर्फ एक टेंशन एक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। देखो ये जो टेंशन है, ये वाली जो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ओनली टेंशन इज एक्टिंग इंटरनली, सो इस टेंशन की वजह से, इस टेंशन की वजह से ये P, जो ये P पॉइंट है, इसमें सामने की तरफ एक्सेलरेशन होगी। और एक्सेलरेशन कौन सी होगी, जो पूरी रोप की एक्सेलरेशन है, राइट। अब आप ये ना करना यहाँ पर T - T = 0, नहीं, ये T जो है ये वाला फोर्स लग रहा है AP के ऊपर, ठीक है। ये T जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है AP के ऊपर, और ये वाला जो T लग रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है, ये PB के ऊपर लग रहा है। देखो ये वाला T जो मैंने सर्कल कर रखा है, इट इज एक्टिंग ऑन दिस AP, एंड ये वाला T जो मैंने अभी ये स्क्वायर के अंदर बंद करा, ये T किस पे एक्ट कर रहा है, ये T एक्ट कर रहा है PB के ऊपर पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसा समझ लो, या आप ऐसा समझ लो इसके अंदर कि भाई यहां पर इंटरनली सिर्फ एक टेंशन T है। 2 मिनट के लिए इसको भी भूल जाओ, ऐसे समझ लो इसको। जब आप इसको सामने की तरफ खींच रहे थे तो यहां पर एक टेंशन T डेवलप हो गई पीछे की तरफ, क्लियर है। अच्छा, तो T यहां पर डेवलप हुआ, और एक इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या बना देंगे, यहां पर एक T बना देंगे, जिससे ये वाला एलिमेंट हमेशा रोप के यहीं पर रहेगा, L डिस्टेंस दूरी पर रहेगा। अगर मान लो इनमें से कोई भी फोर्स ज़्यादा हो जाता तो ये एलिमेंट L दूरी पर ना रहता, या तो ये आगे चला जाता या पीछे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है रोप में। रोप तो एलोंगेट नहीं होगी ना कहीं पर भी। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर सामने की तरफ T लग रहा है और यहाँ पर पीछे की तरफ T लग रहा है, टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर लेंथ, और ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो 2 सेंटीमीटर दूर है। अगर इनमें से कोई भी टेंशन ज़्यादा हो गई तो ये पार्टिकल खिसक कर या तो यहाँ चला जाएगा या खिसक कर आगे चला जाएगा, लेकिन रोप में ऐसा नहीं होता। रोप को खींचोगे तो कभी एलोंगेट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों T आपस में इक्वल माने जाएंगे। हाँ, दोनों T जो है अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। देखो ये एक T लग रहा है इस बॉडी पर और दूसरा लग रहा है इस बॉडी पर, ठीक है। तो अपने को ये निकालना है फिलहाल, ये इतने पार्ट में सामने की तरफ क्या लग रहा है T, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो AP एलिमेंट है, यहां तक का एलिमेंट, इसके ऊपर सामने की तरफ क्या लग रहा है T, राइट। एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ, और इसका मास क्या है MAP। मुझे यहां पर बताना है कि टेंशन कितनी लग रही है, तो देख लो T = क्या आ जाएगा, मास इन AP इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी, जो पूरी रोप की एक्सेलरेशन है। अगर एक जहाज उड़ेगा तो सामने वाली जो पहली सीट पे कोई पर्सन बैठा होगा उसकी एक्सेलरेशन वही होगी जो पीछे वाली सीट पर बंदा बैठा है, और उन दोनों की एक्सेलरेशन वही होगी जो उनके मिडिल में कोई पर्सन बैठा है। इसलिए पूरी रोप जब एक्सेलरेट कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन भी वही होगी जो पूरी रोप की एक्सेलरेशन है। अब यहां पर आप पुट करो मास ऑफ AP। मास ऑफ AP क्या है, यहां पर देखो टोटल मास अपॉन में लेंथ इंटू में L - L, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन डाल दो यहां पर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, F/m। इस तरह से आपने क्या टेंशन T निकाल दी। यहां पर देखो सामने आपके एक्सेलरेशन पुट कर दो और मास ऑफ AP जो डिफाइन किया था वो पुट कर दो। इसके बाद आपको ये नजर आएगा यहां पर कि मास से मास कैंसिल हो गया, तो जो टेंशन आई, टेंशन क्या आई,
एफ बाय एल, अंदर एल माइनस एल, इसको अगर और सिंप्लीफाई कर तो क्या आ जाएगा, एफ 1 माइनस स्मॉल एल बाय एल। इससे अपने को पता लगा बच्चों कि जो टेंशन है वो बेसिकली वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही। यहां पर देखो जो टेंशन डेवलप हुई वो किसके इक्वल आई आपके पास, अप्लाइड फोर्स इंटू में 1 माइनस एल बाय एल। अच्छा अब आपको एक और चीज बताता हूं मैं, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आप इसको अभी ये बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। देखो अगर रोप को मैं ध्यान से देखूं, अगर मान लो अभी एलिमेंट यहां पर है 2 सेंटीमीटर दूर, यहां पर अगर मैं टेंशन निकाल लूं, मान लो यहां पर जो टेंशन है वो क्या T1 है, और फिर सेम वे में मैं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालूं, यहां पर टेंशन क्या आएगी T2, और ये लेंथ मान लो कितनी है 4 सेंटीमीटर। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस एलिमेंट पर निकाल रहा हूं, और मान लो ये लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और यहां पर टेंशन क्या लग रही होगी T3। तो यानी कि अप्लाइड फोर्स से जितना ज्यादा दूर होगा पॉइंट उतनी टेंशन कम होगी, और जितना पास होगा उतनी टेंशन ज्यादा होगी। इसको करके देखिए जरा एक एग्जांपल से। मान लो ये लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, अप्लाइड फोर्स है आपका 10 न्यूटन, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पर टेंशन निकाल ले, मान लो ये है P, ये क्या हुई, ये R। अगर P पॉइंट पर टेंशन निकालता हूं तो देखो T इज इक्वल टू, TP पॉइंट पर निकाल रहे, F कितना है 10, 1 माइनस L की वैल्यू कितनी है 2, और कैपिटल L कितना है 10। तो सोल्व करके कितना है देखो, TP 10, 0.2, ये 2/10 क्या हो जाएगा 0.2, तो ये आ जाएगा इंटू में 0.8, यानी कि TP कितना है बच्चों 8 न्यूटन। अच्छा इसके बाद अगर मैं पॉइंट चूज कर लूं, मान लो ये वाला पॉइंट क्या हो, यहां पर देखिए पॉइंट क्या हो के लिए क्या होगा, T एट पॉइंट क्या हो, अप्लाइड फोर्स 1 माइनस ये दूरी कितनी है। अच्छा यहां पर एक चीज और ना, देखो यहां पर मैंने 0.8 सेंटीमीटर चल रहा था, इसको एक काम करो मीटर में कन्वर्ट कर लो सॉरी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते तब हमारे लिए न्यूटन में लिखना ठीक रहेगा, है ना, वरना सीजीएस में चला जाएगा। तो देखो ये F 1 माइनस L कितना इस केस में 4 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आऊंगा इस जगह पर, तो ये कितना आएगा देखिए T एट R, F यानी कि 10, 1 माइनस 6/10, तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। यानी कि इस पॉइंट पर टेंशन कितनी डेवलप हुई 8, इस पॉइंट पर 6 और इस पॉइंट पर 4। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रोप जितनी मर्जी आप लंबी ले लो, अप्लाइड फोर्स से पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उतनी टेंशन कम होती जाएगी, ठीक है। तो टेंशन क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि अब मैं रोप को मासलेस कंसीडर नहीं कर रहा हूं, रोप को मास के साथ कंसीडर कर रहा हूं, उसके अंदर मास है। ये टॉपिक जो है ये नीट लेवल और मेंस लेवल पे क्वेश्चन बहुत आता है इसके ऊपर, सीबीएसई में हालांकि नहीं पूछे जाते, बट अपने को कंसेप्ट आना चाहिए ना। अगर रोप वाला क्वेश्चन आ जाए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये आपका मेन रिजल्ट है, ठीक है। इससे एक बात पता लगी, अगर रस्सी 10 किलो की है और रस्सी 5 किलो की और लेंथ सेम है तो टेंशन सेम डेवलप होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि मास का कोई रोल नहीं है देखो इस रिजल्ट में। इसको नोट डाउन करो जल्दी से बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये भी मेंस में, नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है और 1-2 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पर अगेन देखो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है अगर आपको कंसेप्ट आता है ना। अगर ये पूरा सिस्टम बच्चों इक्विलिब्रियम में हो, आपको बताने तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, और आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। क्लियर है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको। सी आपको बहुत अच्छे से कंपोनेंट बनाने सिखाए थे मैंने, है ना। तो देखते हैं कि क्या आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो। अब इस पूरे सिस्टम में देखो रस्सी तो एक ही है, एक ही रस्सी है सारी जगह पर, तो यानी कि ऊपर की तरफ टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, हर जगह अवे फ्रॉम मास मैंने टेंशन टी बना दिया। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, और यहां पर ना सिस्टम ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है किसी भी सिस्टम में। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा √2g। ठीक है बच्चों। चलो इतना करने के बाद अच्छा यहां पर
अब अगर आप कंपोनेंट्स को बनाना जानते हो, देखो मुझे थीटा निकालना है, तो यानी कि ये जो अगर मैं कंपोनेंट रिजोल्व करूं इसके लिए, अगर थीटा यहां पर बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, टी कोस थीटा होगा। और इस पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग के लिए भी ये अगर थीटा यहां पर तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसके लिए भी ऊपर की तरफ टी कोस थीटा। यानी कि दोनों स्ट्रिंग का जो टी कोस थीटा है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं और दोनों का टी साइन थीटा यहां पर एक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हमको मेन क्या निकालना है, एंगल निकालना। तो एक काम करो ना, देखो अगर इसका एफ बी डी बनाऊं मैं, टेंशन ऊपर mg नीचे लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर टेंशन यानी कि mg को बैलेंस कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस, पहली इक्वेशन। और इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो ये क्या आ रहा है बच्चों, 2t cos थीटा गेटिंग बैलेंस बाय √2g। √2g नीचे की तरफ, अगर √2 आपको मास दे रखा है तो √2g mg नीचे की तरफ, और ये ऊपर किससे बैलेंस हो रहा है, दो फोर्सेस कौन से, टी कोस थीटा और टी कोस थीटा, इसलिए क्या लिख दिया 2t cos थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ बच्चों, टी को क्या लिखा जा सकता है, इस टी को जो यहाँ पर है 2mg cos थीटा इक्वल्स टू √2g, ठीक है। अब क्या इस g से ये g कैंसिल हो गया, यानी कि 2 cos थीटा इक्वल्स टू √2, यानी कि cos थीटा आपके पास आ गया √2/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 अपॉन में √2 इंटू में √2, और सोल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा जो cos थीटा है वो आ रहा है 1/√2 के इक्वल। और आपको पता है कि √2 कब होता है, cos 45 डिग्री पर, तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 45 डिग्री, और ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो सिंपल, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, कंपोनेंट्स बना दिए, इसका टी कोस थीटा ऊपर, इस स्ट्रिंग का टी कोस थीटा ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो गया 2t cos थीटा, किससे बैलेंस हो रहा है √2g से, लो जी इक्वेशन बना दी। इसी तरह से कोई भी एक पिक कर लो, टी को mg बैलेंस करे, टी को mg बैलेंस करे, मास तो आइडेंटिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पर टी को mg लिख दिया, इस mg को यहाँ पर पुट कर दिया और आपके सामने आंसर निकाल दिया। इसको नोट डाउन करो बच्चों साथ साथ ही। तो बच्चों एक और देखो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सिस्टम आपको दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं सीबीएसई में, और आपको क्वेश्चन आने चाहिए। देखो 3 ब्लॉक्स है, इन 3 ब्लॉक्स को बच्चों हमने क्या किया, आपस में रस्सी से बांधा और सामने की तरफ फोर्स ना लगाकर 60 डिग्री के एंगल पर ऐसे फोर्स लगा दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि दोनों ब्लॉक्स में जो ये है, मान लो ये है टेंशन T2, ये भी टेंशन T2 होगी। देखो इसके लिए अवे फ्रॉम मास, इसके लिए अवे फ्रॉम मास, यहाँ पर T2 आ गई, इसके लिए अवे फ्रॉम मास T1, इसके लिए अवे फ्रॉम मास T1 आ गई, और यहाँ पर तो चलो अप्लाइड फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन नीचे की तरफ। आपको बताना है कि T1 T2 और A की वैल्यू क्या है, क्लियर है। तो देखो डेफिनेटली ये ब्लॉक जो मूव करेंगे अलोंग आई कैप मूव करेंगे सामने की तरफ, है ना, इसलिए मैं देखो क्या लिख रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो कहां पर है, अलोंग आई कैप है, यानी कि सामने की तरफ है। तो यानी कि मुझे फोर्स भी कौन सा चाहिए होगा, जो सामने की तरफ एक्ट करे, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकाले, अगर ये 100 न्यूटन है तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, F cos थीटा, यानी कि 100 cos 60 डिग्री, यानी कि 100 इंटू में 1/2, यानी कि 50 न्यूटन। यानी कि मुझे पता लग गया कि इस पर अप्लाइड फोर्स जो है बच्चों वो क्या है 50 न्यूटन का है, सामने की तरफ, है ना। ये वाला कंपोनेंट हमने कैसे निकाला, क्योंकि मुझे वेक्टर रेजोल्यूशन आता है अच्छे से। नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा था, ये 60 डिग्री, सामने की तरफ क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा, अब सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालना सबसे आसान होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा अप्लाइड फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो अगर मैं इस सिस्टम में अप्लाइड फोर्स देखूं तो वो मुझे कितना मिला अभी 50। टोटल मास अगर सिस्टम का देखूं तो 15 और 10 25 और 5 30, 30 न्यूटन क्या हो गया बच्चों इसका, देखो ना यहाँ पर 15 और 10 25 और 5 30 kg क्या हो गया इसका मास। तो जो एक्सेलरेशन आएगी बच्चों वो क्या आएगी 5/3। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये पता लग गया कि सामने की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना करने के बाद अब खेल आता है टेंशन से निकालने का। इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होंगे। अब देखो कैसे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो जितना लिखा है, फिर मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पर देखो एफबीडी बनाऊंगा अब, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा सारा कुछ। अब देखो अगर मैं 5 kg के ब्लॉक को और 10 kg के ब्लॉक को और 15 kg के ब्लॉक को ध्यान से देखूं, ठीक है,
तो मुझे अल्टीमेटली ये टेंशन T1 निकालनी है और ये निकालनी है, ठीक है। मैं ये दो टेंशन निकालना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम 10 kg के ब्लॉक को देखते हैं। 10 kg का ब्लॉक है, राइट साइड में कौन सी टेंशन लग रही है T1, लेफ्ट साइड में कौन सी टेंशन लग रही है T2, लेकिन ब्लॉक कहां पर जा रहा है, सामने की तरफ, ठीक है। तो यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी तो सामने की तरफ ब्लॉक जा रहा है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 10A। नेट फोर्स क्या हो गया, T1 माइनस T2, और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कौन सा, ये वाला 10 इंटू में एक्सेलरेशन। देखो ना नेट फोर्स कितना है बच्चों, T1 माइनस T2, इससे क्या आएगा, इस मास में एक्सेलरेशन आएगी, तो वही तो लिखी है मैंने। अब T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 10, एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 1.6, तो एक इक्वेशन बन गई T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 16। इसको दो अब फर्स्ट इक्वेशन का नाम, ठीक है। ये ब्लॉक 10 kg का आपने ले लिया यहां पर। अब दूसरा ब्लॉक उठाओ जरा, ये 15 kg का। 15 kg के ब्लॉक पे राइट साइड में क्या लग रहा है, T2, लेकिन पीछे की तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यानी कि सामने की तरफ अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो यानी कि इस पर क्या लग रहा है, सिर्फ T2 लग रहा है। T2 माइनस 0, पीछे कुछ भी नहीं, इसलिए 0 लगा दिया, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 का मतलब क्या आ गया, 15 इंटू में 1.6। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, ये आ जाएगा 15 इंटू में 16/10, यानी कि इट्स 24 न्यूटन, राइट। तो T2 कितना आ गया, 24 न्यूटन आ गया। यहां से देखो कैलकुलेट करके सीधा सीधा, दिस मास इंटू में एक्सेलरेशन तो सभी ब्लॉक के सामने की तरफ सेम होगी, है ना, एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम के सामने की तरफ होगी। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल दिया, 24 न्यूटन, यानी कि T2 की वैल्यू क्या है, 24। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू डालू, इसको देखो T1, इस 24 न्यूटन जो आपने अभी कैलकुलेट करा है T2 के लिए, इसको यहां डालो, T1 माइनस 24 इक्वल्स टू 16। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 न्यूटन, राइट। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये 40 न्यूटन ये और 24 न्यूटन ये कैलकुलेट कर लिया, दोनों के बीच में टेंशन निकाल दी। क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने खुद से बनाया था। आई होप कि डाटा आपको कुछ भी दे सकते हैं और आप उसको कर पाओगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है। ब्लॉक को उठाओ, देखो उस पर लगने वाले फोर्सेस क्या है और किस तरफ वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दो। फिर दूसरा ब्लॉक उठाओ, उस पर लगने वाले फोर्सेस लिखो, फिर इक्वेशन बनाओ। और ये चीज हम कोई नई नहीं कर रहे, ये पहले भी हमने करा है, राइट। ये तो आज जस्ट इस लेक्चर में मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये थे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स के ऊपर। तो बच्चों ये एक भी एक कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स की। यहाँ पर देखो ब्लॉक्स को एकदम साथ में अटैच कर दिया, फ्रिक्शनलेस है सारा कुछ भी मतलब फ्रिक्शन अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने। स्मूथ प्लेन है, स्मूथ का मतलब कि बिल्कुल अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये सामने की तरफ ही खिसकेंगे। अगर तीनों ब्लॉक्स आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब इसका मास भी m, इसका मास भी m और इसका मास भी m, आपको सबसे पहला जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि सिस्टम में एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई थी बेटा, अप्लाइड फोर्स अपॉन में टोटल मास। पूरा सिस्टम डेफिनेटली सामने की तरफ मूव करेगा, तो आपको पता है कि एफ अप्लाइड क्या होगा, टोटल मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एफ अप्लाइड अपॉन में अगर मैं टोटल मास कर दूं उससे क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अप्लाइड फोर्स क्या, मान लो आपके पास कैपिटल एफ और टोटल मास कितना हो जाएगा 3m, m प्लस m 3m। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन आई बच्चों वो क्या आई, f/3m, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, f/3m। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ताकि अगला पार्ट भी सोल्व कर सके। अभी वीडियो पॉज करो, इसको लिखो कि टोटल मास कितना है 3m और एक्सेलरेशन क्या होगी f/3m। क्लियर, चलो रब कर रहा हूँ इसको मैं अब। उसके बाद आपसे पूछा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, यानी कि ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा होगा ये आपने निकालना है F1, राइट। अब ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये है वो फोर्स जो मुझे निकालना है और यहां पर देखो ब्लॉक बी पड़ा हुआ है, साथ में ही ब्लॉक क्या है यहाँ पर सी भी है। अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि आपने इस ब्लॉक बी को खिसकाना है तो डेफिनेटली ब्लॉक बी के साथ अगर सी होगा तो आपका जो एफर्ट है वो दोनों ब्लॉक को खिसकाने में जाएगा, है ना। अगर आप फोर्स तो बी पर लगा रहे हो लेकिन हिडन क्या पीछे सी, तो आपको अल्टीमेटली ये फोर्स लगाना है जिससे बी सामने की तरफ एक्सेलरेट हो जाए।
सामने की तरफ एक्सेलरेशन आपको पता ही है कितनी है, F/3m जो हमने अभी निकाल ली है। तो इस F1 को अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर मास कितने हैं, एक ये और एक ये। अब आप ये सोचो कि मैं तो सिर्फ बी पे फोर्स लगाकर उसको एक्सेलरेट करूंगा तो वो तो गलत होगा, क्योंकि बी पर फोर्स लगाओगे लेकिन एक्सेलरेट कराने के लिए यहां पर सी भी तो है, इसके साथ ही तो चिपका हुआ है, सी पर भी तो आपको धकेलना पड़ेगा। इसलिए यहां पर टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, m+m, और एक्सेलरेशन वही जो पूरे सिस्टम की है। तो इस तरह से जो फोर्स आएगा बच्चों ये क्या आ जाएगा, 2m इंटू में ए की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, F/3m। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 2/3 टाइम्स ऑफ f। तो इस तरह से जो F1 आया बच्चों वो आ गया 2/3f, यानी कि आपके टोटल फोर्स F का हिस्सा कुछ ये वाला 2/3f वो यहाँ पर इसमें लग गया। तो यहाँ पर देखो मैं दूसरे पार्ट का आंसर भी लिख देता हूँ, 2/3 टाइम्स ऑफ f, ठीक है। इसको भी रब कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। दोनों मास क्यों लिए, क्योंकि भाई अगर b को एक्सेलरेट करना है तो c का मास आपको लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो सी पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू बी, ये रहा सी। अब यहां पर और कोई मास तो अटैच है नहीं और इसमें ये एक्सेलरेशन लेकर आनी है। इसका मास कितना है, ये इजी है निकालना, इसको हम F2 नाम दे देते हैं। लो जी, ये हो गया F2, बी जो सी पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो F2 कितना आ जाएगा बच्चों, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन कितनी है F/3m। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो F2 आएगा वो क्या आ जाएगा, F/3, राइट। तो यानी कि ये वाला फोर्स कितना है, F/3। अब आपका आंसर सही है गलत वो भी पता लग जाएगा। देखो टोटल जो फोर्स है आपका ये, अगर ये F है तो ये F फोर्स देखो कैसे डिवाइड हो रहा है, 2/3f यहां पर और F/3 यहां पर। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या ये 3f/3 बना रहे, यानी कि टोटल फोर्स वही आ गया जो आपको बाहर की तरफ लग रहा है, राइट। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता इसका रिवर्स, मतलब सी बी पर कितना फोर्स लगा रहा है तो वो क्या होता है, -f/3। बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा है तो उसका आंसर होता है -2/3 ऑफ f। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कंसेप्ट समझ आया बच्चों, इसको भी नोट डाउन करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों अब हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स के बाद अब आते हैं वर्टिकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आपको ये नजर आ रहा है कि 3 ब्लॉक्स को हमने ऐसे लटका रखा है वर्टिकली। सबसे पहले है M1 ब्लॉक, M2 ब्लॉक और M3 ब्लॉक। क्वेश्चन ये आता है कि बताओ इस पर्टिकुलर केस में T1, T2 और T3 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कॉमन सेंस अगर लगाए तो इतना तो पता लग रहा है ना कि जो ये वाली रस्सी होगी ऊपर वाली, ये तीनों के मास को, मतलब तीनों के मास और वेट की बात करूं, वेट को बैलेंस करिए तो यानी कि T3 की वैल्यू देखते ही पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आएगी, और T2 की वैल्यू उससे कम, और T1 की वैल्यू सबसे कम। इमेजिन करो कि 3 लोग लटके हुए हैं, एक बिल्डिंग से लटका हुआ है, फिर अगला जो पर्सन है वो उसके पैरों को पकड़ कर लटका हुआ है, और जो सबसे आखिरी पर्सन है वो दूसरे वाले पर्सन के पैरों को पकड़ के लटका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके हाथों पर पड़ रहा होगा, जो सबसे ऊपर है, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस मैंने लगा ली। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अभी पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम ऐसे टंगा हुआ है ये सारा कुछ। अगर सारा सिस्टम रेस्ट पर है तो यहां पर नेट एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, अभी 0, ठीक है। देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब देखो अगर मैं FBD को ढंग से बनाऊं, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। M3 ब्लॉक को ध्यान से देखो, M3 ब्लॉक के नीचे क्या लग रहा होगा, उसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, T1। सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो T1 इज इक्वल टू M3G। लो जी, T1 तो यहीं पे कैलकुलेट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं T2 को कैलकुलेट करना चाहूं तो इस M2 ब्लॉक को देखो ध्यान से, ये नीचे M2 ब्लॉक है, ठीक है। M2 ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, T2। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ एक M1 ब्लॉक भी है, देखो ये रहा, ओ सॉरी M3 ब्लॉक भी है। अच्छा, ये काम करो ना, इस ऑर्डर में ले लो, ये मान लो ये जो है, ठीक है, चलो लेट अस टेक दिस लाइक दिस। ये M2 है तो नीचे M3 है ना, यहाँ पर जो भी निकालना है हमने, ठीक है। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, देखो अब एक तो इसका वेट M2G प्लस एक इसका वेट M3G,
और ऊपर की तरफ क्या बैलेंस करने के लिए T2, क्योंकि सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यानी कि वर्टिकल फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो इससे क्या आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू M2 प्लस M3 कॉमन इंटू में G। लो जी, T2 की वैल्यू भी निकाल दी हमने। इसके बाद अगर मैं तीसरे ब्लॉक की तरफ आऊं, T3 को बैलेंस करना चाहूं, तो देखो नीचे की तरफ अब तीनों ब्लॉक्स आ गए, M1 M2 M3, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितना लग रहा होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3G, तीनों का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ एक T3 सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो T3 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में G। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड टेंशंस, राइट, टेंशन इन एवरी स्ट्रिंग। तीन स्ट्रिंग है, 1 2 3, और तीनों टेंशन मैंने निकाल दी। अच्छा, और देखते ही पता लग रहा है, देखो सबसे कम ये, उससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा ये। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लेते हैं, सुनो, अब मान लेते हैं कि मान लो ये सिस्टम जो है किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा होता है, और ये पूरा का पूरा लिफ्ट के अंदर है, पूरा का पूरा लिफ्ट के अंदर, और सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो यही आपको क्या मिल जाएगा, देखो T1, देखो बताता हूँ आपको, सिस्टम अब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ए ऊपर की तरफ, तो इस केस में देखो ये सिनेरियो क्या बनता, ए से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि T1 बिकम्स ग्रेटर देन M3G। तो मैं इसको क्या लिखता, मैं इसको ये लिखता, T1 माइनस M3G इक्वल्स टू M3A। तो यानी कि T1 क्या आ जाता है इस केस में, M3G प्लस A, जैसे कि लिफ्ट वाला केस था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सिस्टम क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिजल्ट कैसे हो जाता है, G प्लस A। सिमिलरली ये रिजल्ट भी क्या हो जाता है, G प्लस A। तो ओवरऑल टेंशन इंक्रीज करना लग जाती है। ठीक है, ये G प्लस A कैसे आया, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। देखो T2 बिकम्स ग्रेटर देन दिस, सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। आई होप कि आपको वर्टिकल ब्लॉक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक एग्जांपल से हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन आपके सामने तैयार कर दिया है। वही 3 ब्लॉक सिस्टम है, चाहे यहाँ 4 ब्लॉक भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा सिस्टम किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन दे रखी है 2। आपको बताना है कि इस केस में T1 T2 T3 क्या होगा। तो देखो बिल्कुल ईजी है यार। T3 देखो सबसे नीचे वाला है, तो यहाँ पर भी मैं देखो बजाय कि यूजिंग फॉर्मूला डायरेक्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। T3 ऊपर, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहे हैं, M3G है ना। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ और ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है किसी ए एक्सेलरेशन से, तो यानी कि T3 माइनस M3G इक्वल्स टू M3 इंटू में A। T3 क्या आ जाएगा आपके पास, M3G प्लस A। सोल्व करके देखो ये उधर जाएगा तो कॉमा ले लो M3। तो जो टेंशन आएगी बेटा सबसे आखिरी वाले ब्लॉक में ये क्या आएगी, 3 10 प्लस 2 यानी कि 36 न्यूटन। अगर मैं G को 10 ले लूँ तो इस तरह से हमने T3 को कैलकुलेट कर दिया इस ब्लॉक के लिए। अच्छा, अगर मैं T2 निकालना चाहूँ तो T2 देखो अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। देखो T3 अगर ये है तो T2 क्या होगा, M2 प्लस M3 G प्लस है, यानी कि इन दोनों का वेट का सम और साथ में क्या एक्सेलरेशन भी है इस बार तो है ना। तो ये देखो ये होगा, तो T2 इक्वल्स टू M2 कितना है यहाँ पर 2 प्लस 3 10 प्लस एक्सेलरेशन थी 2, तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों T2 2 3 5 2 और 3 5 सॉरी, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू में 12। तो T2 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। सेम वे में अगर मैं निकालना चाहता हूं T1, तो T1 क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में G प्लस A होगा। तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास T1 इक्वल्स टू M1 M2 M3 यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 3 G प्लस A 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू में 12, ये आ जाएगा T1 120 न्यूटन। और ये चीज़ तो मैं आपको समझा रहा था कि हमेशा जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग होती है उसकी टेंशन ज़्यादा आएगी, बीच वाली स्ट्रिंग की सबसे मतलब बीच वाली स्ट्रिंग की कम आएगी, स्ट्रिंग की कम आएगी, और सबसे कम किसकी आएगी, T3 की। आपके सामने है। अगर मैं ये मानूं यहाँ पर बच्चों कि ये सिस्टम मान लो एक्सेलरेशन ए से नीचे आता सेम एक्सेलरेशन से, तो आप क्या करते, तो देखो रिजल्ट कैसे चेंज होता। यहाँ पर 10 प्लस 2 की जगह 10 माइनस हो जाता, 10 माइनस 2। यहाँ पर भी
g माइनस ए यानी कि 10-2, यहाँ पर भी g माइनस ए यानी कि 10-2। उस केस में देखो अभी टेंशन 36 न्यूटन है, तो अब कितनी हो जाएगी, जब ये तो देखो अपवर्ड के केस में ना कंपेयर करते हैं, अब डाउनवर्ड के केस में कितनी आ जाएगी, ये 8 3 24 न्यूटन। देखो अगर सिस्टम नीचे आता तो टेंशन डिक्रीज हो जाती, 24 हो जाती, ये कितनी हो जाती, ये यहाँ पर 8 आ जाता, तो ये हो जाती है आपके पास 80 न्यूटन, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ ये कितनी हो जाती, ये होती 40 न्यूटन, राइट। तो देखा टेंशन कितनी कम मिल रही है अगर सिस्टम नीचे की तरफ आए। अगर सिस्टम स्टेशनरी होता तो क्या होता, सीधा सीधा आंसर था, ये होती 30 न्यूटन, ये कितनी होती, ये आपके पास आती सिर्फ और सिर्फ 100 न्यूटन, और ये कितनी आती, ये आती आपके पास 50 न्यूटन, यानी कि इन बिटवीन। ठीक है, स्टेशनरी सिस्टम में इन बिटवीन, नीचे जाएगी लिफ्ट तो कम, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ज़्यादा। हर एक केस में मैंने एक एग्जांपल में निकाल कर दे दिया आपको। आई होप कि आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे अब कभी। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो जरा, देखो यहां पर क्या है कि एक रिजिड सपोर्ट है ये वाला, यहां से हुक से एक रस्सी को बांधा ऐसे, ठीक है, और पुली लगा दी, यहां पर पुली फिक्स है, ठीक है। जैसे ही आपने यहां पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे, ये देखो यहां पर ये फोर्स लगेगा ऐसे, रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ब्लॉक आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? मान लो कि पुली से आपने ऐसे खींचा, पुली फिक्स है यहां पर, लेकिन ये ब्लॉक क्योंकि इस रस्सी से बंधा हुआ है जो आप फोर्स लगा रहे हो, राइट, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये बोला गया है कि अगर ये ब्लॉक सामने की तरफ ही 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो बनाए इसको जरा, करे क्वेश्चन को, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो आप, बट क्वेश्चन अच्छा है ये वाला बहुत। देखो तो अवे फ्रॉम मास टेंशन टी लग गई, यहां से टेंशन टी लग गई पुली से दूर और इस ब्लॉक से दूर ऐसे टेंशन टी। ये ना सोचना कि टेंशन टी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगी, नहीं, वो गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप इसको बोल सकते। अब देखो यहां पर दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक पुली के लिए बनाए पहले हम। देखो पुली पर एक तो फोर्स लग रहा है यहां पर, तो यही फोर्स ऐसे घूमकर यहां पर भी लग रहा होगा, यही फोर्स यहां पर लग रहा होगा। देखो ऐसे, अगर मान लो यहां टेंशन टी होती तो यहां पर भी क्या होती, टेंशन टी, तो ये तो फोर्स मैंने बना दी। देखो ये आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो ऐसे, लेकिन यही फोर्स घूमकर यहां पर भी क्या लग रहा होगा, एफ, इस तरह से। सेम स्ट्रिंग सेम तो फोर्स सेम, अगर टेंशन होती तो टेंशन सेम होती। और सामने की तरफ क्या लग रही है, टी, क्योंकि पुली फिक्स है, पुली कहीं पर मूव नहीं कर रही है, तो यानी कि टी किसके इक्वल आ गया, 2F के इक्वल आ गया, यानी कि F की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, T/2। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास पुली के इसके लिए, पुली के लिए। अगर ब्लॉक के लिए बनाऊं FBD, तो देखो ब्लॉक पर यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन सामने की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन T, और ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ है, और इसका मास कितना है, 100 kg। तो ब्लॉक सामने की तरफ खिसक रहा है और सामने की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है यहाँ पर, टेंशन T। तो देखो पहले इस एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर देते हैं ना, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगी, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब देखो आगे, तो टेंशन की वजह से इस ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन आई, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन इज इक्वल टू मास 100 इनटू में 0.1 एक्सेलरेशन। तो इससे जो टेंशन डेवलप हुई वो कितनी हुई, 10 न्यूटन की। और आपको तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या है, टेंशन डिवाइड बाय 2, तो फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, 5 न्यूटन। एक इक्वेशन यहां से डिजाइन करो, एक इक्वेशन यहां पर बनाओ, ये वाला रिजल्ट इसके अंदर पुट कर दो। इसको जल्दी से करो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, ये नई तरह का क्वेश्चन था आपके पास बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सामने देखो जरा। A balloon with mass m is descending down with acceleration a। सिनेरियो बनाते हैं पहले ना, ये पहली लाइन का मतलब बताता हूं। मान लो कोई बैलून है, इसका अभी मास कितना है m, और ये नीचे की तरफ जा रहा है किसी a एक्सेलरेशन से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब आपको ये बोला गया कि अगर मैं इसमें से कुछ मास m को रिमूव कर दूं, मान लो इसमें से आपने कुछ हवा निकाल दी, या इसके अंदर से मान लो स्मॉल m मास कम कर दिया, तो यही सिस्टम उसी एक्सेलरेशन से ऊपर उड़ने लग जाता है। तो सेकंड सिनेरियो में ऐसा बोला गया कि अगर आप इस बैलून में से कुछ हवा को बाहर निकाल दो,
आपने कुछ मास m बाहर निकाल दिया, बचा हुआ मास कितना हुआ इसमें अब, यानी कि m माइनस एम, कैपिटल M मास पहले था, स्मॉल m मास आपने निकाल दिया, तो बचा हुआ मास क्या हुआ, m माइनस एम। अब यही जो बैलून है ये किसी a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ उड़ने लग गया। मतलब जो पहले, मान लो पहले अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा था, तो अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर उड़ने लग गया। आपको ये बताना है कि भाई ये मास m की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है आपने। तो देखिए इसको करें, चलो देखते हैं अब सामने। जब बैलून पहले नीचे की तरफ जा रहा था तो मैं बोल देता हूं कि भाई नीचे की तरफ लग रहा होगा कुछ फोर्स mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा हवा का कुछ फोर्स f, आप थ्रस्ट बोल सकते हो जिसको आप। लेकिन बैलून नीचे की तरफ ही जा रहा था, तो इक्वेशन फ्रेम करूंगा तो कैसे बनेगी, देखो mg माइनस एफ इक्वल्स टू ma। पहली इक्वेशन बना दी, mg ग्रेटर देन f है तभी तो नीचे जा रहा है और तभी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रही है, तो ये होगी पहली इक्वेशन। यहां से एक काम करो, यहां से एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लो, एक्सेलरेशन कॉमन चीज है ना, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लो। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी यहां से, mg माइनस एफ डिवाइड बाई m, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास g माइनस एफ बाई m, है ना। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम, एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया हमने। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, देख पा रहे होंगे अब आप इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन डिफाइन कर ली g माइनस एफ बाई में m। अब यहां पर अगर इक्वेशन बनाऊं तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, वही f, नीचे की तरफ अब क्या लग रहा होगा, m माइनस एम इंटू में g। लेकिन ये ऊपर की तरफ बैलून उड़ रहा है इस बार, तो इसलिए इक्वेशन यहां पर क्या बनेगी, इसलिए इक्वेशन यहां पर क्या बनेगी, f माइनस m माइनस एम जी इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू में a। ये a लगा देता हूं यहां पर, क्लियर है। तो अब देखो जरा, जो ये f है, f माइनस m माइनस एम g इक्वल्स टू m माइनस एम, a की वैल्यू जो है a की जगह मैं क्या पुट कर दूं यहां पर, g माइनस एफ बाई एम पुट कर दूं ऐसे। इतना करने से देखो अब यहां पर आपने क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो सिचुएशन आपके लिए थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। तो देखो एक काम और भी हम यहां पर कर सकते हैं, क्यों ना मैं यहां पर इस f को डिफाइन कर लूं, ठीक है। जैसे आपने a को डिफाइन किया ना, हम मानते हैं कि चलो यहां पर ना हम इस f को डिफाइन करते हैं। f क्या आ जाएगा आपके पास, f की वैल्यू आ जाएगी यहां पर mg प्लस ma, दोनों कैपिटल है ना। अब इस f को अगर मैं यहां पर डाल दूं, है ना, ये इक्वेशन तो बना ली मैंने, अब इस f को यहां पर डाल दो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, mg प्लस ma माइनस mg प्लस mg इक्वल्स टू ma माइनस ma, ठीक है। इक्वेशन बन गई यहां पर। ये देखो जरा ध्यान से, आपने क्या किया, जो ये f यहां से निकाला, f को यहां पर पुट कर दिया। अब देखो यहां पर क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये मुझे नजर आ रहा है mg से ये mg कैंसिल हो रहा है, ये कैपिटल M में है, ये स्मॉल mg है ना, तो कैपिटल वाली टर्म्स को इधर ले आओ। यहां पर ये और ये भी कहीं ना कहीं क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैपिटल M में, ठीक है यहां पर, और ये यहां पर है कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या है यहां पर, देखिए यहां पर बचा आपके पास mg और सामने की तरफ क्या बचा, माइनस m। नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ है, इक्वेशन को एक बार दोबारा से चेक करते हैं, कुछ इसमें गड़बड़ है, इस इक्वेशन को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। हाँ, इक्वेशन जो क्रॉस वेरीफाई कर, हमको यहां पर देखो ये गड़बड़ कर दी हमने, f अगर उधर जाएगा तो पॉजिटिव, लेकिन ये m इधर अगर नेगेटिव होना था यहां पर, राइट। तो इसको यहां पर प्लेस करो। अब जरा देखो f की जगह क्या लिखना है मुझे, यहां पर mg माइनस ma कैपिटल्स में, है ना, फिर माइनस mg और ये प्लस स्मॉल mg, सामने की तरफ ma माइनस स्मॉल ma। अब एक काम करो, स्मॉल m को एक तरफ ले जाओ और कैपिटल M को इधर ले आओ सारा। तो ये mg है, ये माइनस mj उड़ा दूं, ये माइनस m में है और ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस m में, तो ये हो जाएगा माइनस 2m में इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास उधर जाकर माइनस ma प्लस, सॉरी माइनस ma माइनस mg। देखो ये इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ही। अगर मैं ये देखूँ ध्यान से तो ये आ जाएगा 2ma इक्वल्स टू
m कॉमन a प्लस जी, तो यानी कि जो मास हमने रिमूव करा वो कितना है बच्चों, 2ma अपॉन में a प्लस जी। दिस मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम सो दैट इट स्टार्ट राइजिंग अप विद सेम एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर आ गई होगी। ठीक है, यहां पर इक्वेशन बनाकर f को डिफाइन करा और उस f को यहां पर पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, और हमने क्या स्मॉल m की वैल्यू निकाल दी। इतना मास हमने इसमें से निकाला और सेम एक्सेलरेशन से जो पहले वैल्यू नीचे जा रहा था वही ऊपर की तरफ उड़ने लग गया। ठीक है बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखो जरा, ये एक 12 kg का ब्लॉक है और एक 10 kg का ब्लॉक है, एक आइडियल पुली के साथ कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T है। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा 12G, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा 10G। आपसे ये पूछा है कि अगर सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हो तो ये देखो ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी कि जितना ब्लॉक ये नीचे की तरफ जाएगा उतना ही ब्लॉक ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। मान लो 2 मीटर नीचे गया तो 2 मीटर ऊपर गया। आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा और कितनी स्पीड से ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा 3 सेकंड के बाद। देखो इस पूरी कहानी में एक्सेलरेशन निकालना आपको आता है। ठीक है, अगर आप सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो तो लगाओ, वरना इक्वेशन बनानी आपको सिखा रखी है। देखो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 12G माइनस टी इक्वल्स टू 12 है। इसके लिए क्या होगा, टेंशन ऊपर T, 10G नीचे, लेकिन सिस्टम ऊपर जा रहा है तो यानी कि टेंशन माइनस 10G इक्वल्स टू 10A। ठीक है, सोल्व करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, इसको यहीं पे लो, निकाल ही लो यहाँ से। तो ये ऐड कर दो, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2G इक्वल्स टू 22A। तो यानी कि ये आ जाएगा 2 से ये 11, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी आई बच्चों, G/11, यानी कि ऑलमोस्ट कितनी आ गई है 10/11, यानी कि 0.9 आ जाएगी एक्सेलरेशन जब सोल्व करोगे, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपके पास एक्सेलरेशन है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देखो आपको क्या गिवन है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 0.9, सिस्टम फ्री फॉल में नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या 0.9, अच्छा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपको क्या बताना है पहले तो वेलोसिटी, v का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस at बच्चों, तो v इज इक्वल टू u0, a कितना है 0.9 और टाइम कितना है 3, तो ये v कितना आ जाएगा 2.7। तीन सेकंड के बाद जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों 2.7 मीटर पर सेकंड। एक की होगी अलोंग जे कैप, मतलब इसकी क्या होगी, इसकी तो माइनस जे कैप और इसकी क्या होगी जे कैप, राइट। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर में निकालना चाहूँ, यह स्पीड पूछा, वैसे अगर वेलोसिटी पूछते तो एक जो नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस जे कैप, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका क्या होगा जे कैप। ओके, फिर आपसे पूछा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो डिस्टेंस के लिए आपके पास, इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल, डिस्टेंस के लिए आपके पास एक और इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये खत्म क्योंकि इसका कोई रोल है नहीं, तो s इज इक्वल टू हाफ a की वैल्यू कितनी है 0.9, t स्क्वायर, टाइम कितना दे रखा है 3, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। सोल्व करूंगा बच्चों तो ये आ गया आपके पास s इज इक्वल टू 0.9 इंटू में 4.5, ऑलमोस्ट ही कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये आ जाएगा 4.05 मीटर। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 4.05 मीटर। दिस इज योर नेट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आपको आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज योर CBQ। एक सिस्टम में एक टेबल के दोनों एंड्स पर मैंने क्या पुली कनेक्ट कर दी, एक धागे को बांधा, इस ब्लॉक के इस एंड से लगाया, इस धागे को इस एंड से लगाया। ये है 2 kg का ब्लॉक, ये है 8 kg का ब्लॉक, ये है 4 kg का ब्लॉक। अगर सिस्टम की एक्सेलरेशन ऐसे है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ, ये सामने की तरफ और ये नीचे की तरफ, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन T1 और T2 तीनों चीजें क्या होगी। 3 वेरिएबल आपने निकालने हैं इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ज्यादा टफ लगेगा आपको, क्योंकि आप इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हो। तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, और इस तरह से आपका जो बेसिक CBSE लेवल का मैकेनिक्स है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अगर कुछ एक आधा टॉपिक रह गया होगा तो उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अदरवाइज जो अगला टॉपिक है वो आएगा फ्रिक्शन, ठीक है।
और देन हम फ्रिक्शन में लगाएंगे 3 से 4 लेक्चर और टोटल 10 से 12 लेक्चर में ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा, राइट, सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग। और मेंस लेवल की इसकी मैं सीरीज एक दोबारा से रिक्रिएट करूंगा। और सर्कुलर मोशन जो आपका काइनेमेटिक्स का आखिरी पार्ट था, सर्कुलर मोशन को हो सकता है कि इसी चैप्टर में मैं करवाऊँ, फ्रिक्शन से पहले ही करवा दूंगी 1 तक की, ठीक है। तो इसलिए नोट्स साथ साथ बनाते रहो और इस लेक्चर के नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, तो वो मैं आपको जल्दी भेज दूंगा। पिछली सभी वीडियोस को फिनिश करो अच्छे से। आप कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि भाई मुझे ब्लॉक सिस्टम समझ आ गया, तो क्वेश्चन को अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप क्वांटम अकेडमी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जहां पर आप डाउनलोड करोगे वहीं आपसे आप क्वेश्चन पूछेगी डाउनलोड करते ही, बट यू आर लुकिंग फॉर, आपने सिर्फ लिख देना है एनबी सर फिजिक्स नोट्स, तो मैं आपको वहीं पे प्रकट हो जाऊंगा और आपकी हेल्प करने के लिए वहां पर तैयार हो जाऊंगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस लेक्चर को करते फिनिश। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।